हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम के हमारे पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके 3 पार्ट्स आएंगे। दिस इज पार्ट 1 एंड वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम ईयर 2014 टू 2024। देखो, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और प्रॉपर्टी यानी टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन चारों को मिला के 8 क्वेश्चंस आते हैं। इन तीनों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, नहीं देखा हो तो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम कॉन्ट्रैक्ट कवर करेंगे 3 पार्ट्स में एंड आपके ये 8 क्वेश्चन सेफली सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि लेक्चर की पीडीएफ जो है पीवाईक्यूज की आपको वहां पे मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम टू स्टे अपडेटेड। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज नोन एज। प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कंसिडरेशन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रपोजल, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में और ये बहुत बेसिक डेफिनेशन बेस्ड है। ठीक है, देखो, आंसर इज सी, अग्रीमेंट। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, ये डेफिनेशन टाइप की दी हुई है। एक बार में इसको समझ लो, बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा। देखो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अगर एक इंसान दूसरे को विलिंगनेस दिखाता है कुछ करने की, या एब्सटेन मतलब नहीं करूंगा ये कहता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रपोजल। ओके, जब जो इंसान प्रपोजल देता है, जिसको देता है, ठीक है, वो अपना एसेंट दे दे अपनी मर्जी से और उसे एक्सेप्ट कर ले, तो वो प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ओके, पॉइंट नंबर सी क्या है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, उसको हम प्रॉमिसर कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसे प्रॉमिसी कहते हैं। पॉइंट नंबर डी कहता है, पॉइंट नंबर डी में कहा है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन देखो, पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो प्रोमिसर के कहने पे अगर प्रोमिसी यानी जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल को, वो कोई काम कर चुका हो, कर रहा है या करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। या तो कोई काम करेगा या ये एब्सटेन करना कि मैं ये काम नहीं करूंगा, चलो ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। पॉइंट नंबर ई क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसको बोलते हैं हम अग्रीमेंट। ओके, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, अदले बदले में प्रॉमिस करना, उसको बोल दिया रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड टू बी वॉइड। अगर ये एग्रीमेंट जो बना प्रोमिसेस का, है ना, अगर ये लॉ से इन्फोर्सिबल नहीं है तो ये वॉइड हो जाता है। अगर इन्फोर्सिबल हुआ तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। और ये लास्ट देख लो, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स इज वॉइडेबल। कुछ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं कि अगर एक पार्टी चाहे तो उसको कैंसिल करवा सकती है। ठीक है, अब लास्ट एक पॉइंट है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। अब हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन कहाँ पे है? पॉइंट नंबर ए, इसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। ये मैंने जानबूझ के पूरा एक बार में बता दिया क्योंकि हर थोड़ी देर में इस पे एक क्वेश्चन आता है, तो बार बार पूरा एक्सप्लेन करने की जगह समझ लो। प्रपोजल होता है, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा तो प्रॉमिस बन जाता है, बदले में जो वादा करोगे उसे कंसिडरेशन कहते हैं। अगर ये जो प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस बनते हैं आपस में, इसके बेसिस पे अग्रीमेंट बन जाती है। अगर एक दूसरे के अदला बदली में करोगे तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं। और जो ये अग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पास्ट कंसिडरेशन अंडर इंडियन लॉ इज इनवैलिड, वैलिड, वॉइड या वॉइडेबल। अभी मैंने आपको बताया कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इज बी, वैलिड। देखो, कंसिडरेशन क्लॉज सेम वही पॉइंट नंबर डी के थ्रू ही हम ये बात कर रहे हैं। हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, पास्ट कंसिडरेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल, ए फाइंड्स बीज लॉस्ट वॉलेट एंड रिटर्न्स इट। ए को बी का खोया हुआ वॉलेट मिला और उसने वापस कर दिया। ठीक है, बी ने डिसाइड किया कि मैं एज अ रिवॉर्ड ए को 1000 रुपए दूंगा, तो पहले से तो कुछ तय नहीं था कि पैसे दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, तो ये पास्ट में उसने कुछ किया था जिसके बदले में अब सामने वाला अपनी तरफ से कुछ कंसिडरेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये पास्ट कंसिडरेशन वैलिड होता है। नेक्स्ट, केवीट एम्प्टर मीन्स, अब ये वर्ड जो है बेयर एक्ट में नहीं है तो ये याद रखना। ऑप्शन ए, परचेजर बीवेयर। ऑप्शन बी, सेलर बीवेयर। बीवेयर मतलब सतर्क रहें, काइंड ऑफ। ऑप्शन सी, थिंग्स आउटसाइड कॉमर्स, या डी, अ वार्निंग लेटर। इसका करेक्ट आंसर इज ए, परचेजर बीवेयर। केवी टेम्प्टर का एग्जैक्ट मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, खरीदने वाला खुद जागरूक रहे, सतर्क रहे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसके सेक्शन 16 के बेसिस पे बात होती है। वर्ड नहीं मेंशन्ड है बट कॉन्सेप्ट यही है। इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस,
कि अगर कोई इम्प्लाइड गारंटी नहीं है या कंडीशन की, तो ये खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि आप तरीके से देख लो। बायर को एग्जामिन करना चाहिए कि सब सही है कि नहीं है, ठीक है। तो परचेजर बीवेयर, खरीदने वाला खुद सतर्क रहे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? केवी टेम्पटर, इसको याद रखना। नेक्स्ट, कंसेंसस एड इडम मीन्स ऑप्शन ए गुड फेथ, ऑप्शन बी ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टीज, ऑप्शन सी ओपिनियन ऑफ द ऑफरी, या फिर डी मीटिंग ऑफ द माइंड्स। करेक्ट आंसर इज डी, मीटिंग ऑफ द माइंड्स। अगर दो एग्रीमेंट टू डू द सेम थिंग, माइंड हमारे एक जैसे सोच रहे हैं, तो उसको इसमें बोलते हैं। सेक्शन 13 एंड 14 इसके रेफरेंस में आते हैं, कंसेंट, फ्री कंसेंट। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मान लो 13-14 को देख के पूछे कि इससे रिलेटेड कौन सा मैक्सिम होगा, तो आपको पता होना चाहिए। आजकल ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि पहले ओपन बुक होता था, थ्योरीज अलाउड होती थी। बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुत बेसिक डॉक्ट्रिन्स है कॉन्ट्रैक्ट के, पूछे जा सकते हैं, तो बेहतर है आपको पता हो। कैसे याद रखोगे? कंसेंसस, कंसेंसस मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में सहमति बनना। मीटिंग ऑफ द माइंड्स काफी हद तक सेम सिमिलर साउंड करता है, कि एक जैसा सोचना, सहमति बनना, ठीक है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजर, वॉइड या वैलिड। करेक्ट आंसर इज सी, वॉइड। सेक्शन 26 इंडेक्स में ही देखोगे, उसमें क्लियरली लिखा है अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, ओके। ए टेल्स बी द शॉपकीपर, गिव जी द गुड्स, आई विल सी यू पेड। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? ए ने बी से कहा, बी एक शॉपकीपर है, कि तुम जी को जो है सामान दे दो, मैं अश्योर करता हूँ तुम्हें पैसा मिलेगा, ये मैं देख लूंगा। इसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं? किसी से मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारा पैसा मिल जाएगा तुम्हें। तो देखो वर्ड यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन ए बेलमेंट, ऑप्शन बी एजेंसी, ऑप्शन सी गारंटी, ऑप्शन डी इंडेमनिटी। करेक्ट आंसर इज सी, गारंटी। सेक्शन 126 गारंटी के बारे में आपको बताता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ एस डिफॉल्ट। दूसरा अगर डिफॉल्ट कर जाए कोई, तो उसकी जिम्मेदारी अगर कोई थर्ड पर्सन ले रहा हो, तो गारंटी बोलते हैं। श्योरिटी कौन होता है? वो इंसान जो गारंटी देता है। इस केस में कौन था? ए, जिसने कहा कि भाई तुम सामान दे दो इसको, मैं देख लूंगा। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको गारंटी दी जाती है, बी इस केस में। और प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? जिसके लिए दी जाती है गारंटी, यहाँ पे जी था, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। देखो सेम टॉपिक पे क्वेश्चन रिपीट हो गया अगले साल, बट दूसरे तरीके से। गारंटी, डिफॉल्ट, इंडेमनिटी या पार्टनरशिप। करेक्ट आंसर इज गारंटी। एक कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। नेक्स्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डज इट हिमसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, परचेज, एजेंसी या पार्टनरशिप। इन वर्ड्स को जाके बैराक में देखो, इनकी क्या डेफिनेशन, क्या मीनिंग दी है, कौन सी इससे मैच कर रही है। ये है एजेंसी, ऑप्शन सी। एजेंसी में देखो लिखा ही है अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स। क्लियरली लिखा है एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन or abstained from doing something, or does or abstains from doing something, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence of promise is called। ये हम शुरू में कर चुके हैं। proposal, consideration, acceptance या agreement। करेक्ट आंसर इज बी, consideration। हमने क्या कहा कि promiser के कहने पे अगर promisee कोई काम कर चुका है या करने नहीं रुक किया उसने, या कह रहा है नहीं करूंगा फ्यूचर के लिए भी या प्रेजेंट में, तो उसे क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन? 73, 70, 74, 76। जाओ चारों को देखो, फ्रस्ट्रेशन वर्ड कहीं नहीं मिलने वाला। अब क्या करेंगे? चारों के कंटेंट को जाके देखो, तब समझ में आएगा। सेक्शन 56 ऑप्शन डी आंसर है। क्या लिखा है? अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। पहले देखो बाकियों को देखते हैं। 70 किस बारे में है? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटुअस एक्ट। इसका कोई लेना देना ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन से कुछ समझ ही नहीं आ रहा लिंक। नेक्स्ट, 73, 74 दोनों कॉम्पेंसेशन की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों को देख के समझ में आ रहा है ये तो आंसर नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली चौथा होगा। अब जाके सेक्शन 56 देखते हैं। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसे काम के लिए कराया जा रहा है जो करना ही इम्पॉसिबल है, तो वो वॉइड होगा। ये थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या, कि काम नहीं हो पाएगा, ये वाला फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस आर थ्रू लेटर्स द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर। अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस लेटर्स के थ्रू किया जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट किस प्लेस पे बना? ऑप्शन ए, द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। जब एक्सेप्टेंस भेजी और यहाँ रिसीव हुई। एक ए ने मान लो प्रपोज किया, बी ने एक्सेप्ट करके
लेटर भेजा, तो इनके अकॉर्डिंग जहां पे एक्सेप्टेंस रिसीव हुई यानी ए के पास। ऑप्शन बी, द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, जैसे ही बी ने पोस्ट किया लेटर एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ऑप्शन सी, बोथ दी अबव या डी नन। इसका करेक्ट आंसर इज बी, द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। हमसे पूछी है प्लेस, टाइम नहीं पूछा है, ठीक है। देखो सेक्शन 4 में लिखा है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट में, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor। जैसे ही एक्सेप्टर ने पोस्ट किया लेटर को, ठीक है, उसके हाथ से जैसे ही चिट्ठी निकली, काम खत्म हो गया, उसके नजर से ट्रांसमिशन का कोर्स हो चुका है, अब उसके हाथ से बात निकल चुकी है। एक्सेप्टर की नजर से देखें तो जैसे ही वो चिट्ठी रिसीव होगी प्रपोजर को, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। हमसे पूछी है प्लेस, प्लेस कौन सी है, जैसे ही चिट्ठी पोस्ट की गई बी की वेन्यू से, यानी जो एक्सेप्ट कर रहा था वहां से, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है एक तरीके से। टाइमिंग, हाँ, प्रपोजर के पास पहुंचने पे। तो आंसर इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जहां से पोस्ट हुआ है। यहां से कंफ्यूजन हो रहा हो तो इलस्ट्रेशंस की हेल्प ले लिया करो। देखो पॉइंट नंबर ए क्या लिखा है, ए proposes by letter to sell a house to B at a certain price, ठीक है। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट, जैसे ही बी को लेटर मिलेगा, ए ने चिट्ठी के थ्रू बी को भेजा एक घर खरीदने को लेके एक सर्टेन प्राइस पे। प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, जैसे ही बी को वो लेटर रिसीव हुआ। ये बात थी प्रपोजल की। हमारा क्वेश्चन किस बारे में था, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दोनों को लेके, कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। पॉइंट नंबर बी देखो, बी ने ए का प्रपोजल एक्सेप्ट किया बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट, ठीक है। Communication of the acceptance is complete as against A when the letter is posted, as against B when the letter is received by A, ठीक है। तो द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जैसे ही पोस्ट हो जाएगा उस बेसिस पे, ठीक है। बहुत बार इसका आंसर सी, बोथ दी अबव आंसर्स भी बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से प्लेस की बात हो रही है तो इट शुड बी बी। अगर आपको कुछ एरर हो तो कमेंट में जरूर पूछना। नेक्स्ट, इन बेलमेंट इफ द गुड्स आर लेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द बेली फॉर हिज यूज इट इज नोन एज बेलमेंट बाय। अगर बेलमेंट में गुड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाए बेली को उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, डिपॉजिशन, प्लेज, कॉमोडेशन या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी, कॉमोडेशन। ये वर्ड बेयर एक्ट में मेंशन नहीं है। ग्रेटिट्यूज बेलमेंट भी इसी को बोलते हैं, गुड्स लेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू बेली फॉर हिज यूज। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, प्लेज तो बेयर एक्ट में क्लियरली मेंशनड है, और जाके पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये आंसर नहीं है। एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लोगे, ये भी बेयर एक्ट में कहीं नहीं है और इसका कोई लेना देना भी नहीं है, बट ये बात आपको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है, तो इस केस में याद रखना ये, ठीक है। accommodation, gratuitous bailment. Next, all contracts which are unlawful and void are known as illegal contracts, nugatory contracts, voidable या none of the above। देखो अनलॉफुल है, void है, तो voidable तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। क्या होंगे, इलीगल होंगे। आंसर इज ए। अगर अनलॉफुल है, void है, तो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होगा, ठीक है। void एग्रीमेंट की बात कहाँ होती है, सेक्शन 24 में। अनलॉफुल की बात सेक्शन 23 में। न्यूगेटरी क्या होता है, ऑफ नो वैल्यू, पर इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेना देना नहीं है। वॉइडेबल है तो वैलिड अंटिल अवॉइडेड, ये सेक्शन 2 सब क्लॉज आई में बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द श्योरिटी स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड बाय। श्योरिटी अभी हमने पढ़ा था किसे कहते हैं। ऑप्शन ए डेथ, ऑप्शन बी रेवोकेशन, ऑप्शन सी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हिज कंसेंट, या फिर डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी, वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हिज कंसेंट। सेक्शन 133 हमें बताता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर उसको बिना बताए, उसकी कंसेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ बदला, ठीक है, तो उस केस में उसकी श्योरिटी खत्म हो जाती है। इलस्ट्रेशन दिया है, इसको पढ़ के और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेजर रिलेट्स विद प्रेजेंट इवेंट, पास्ट इवेंट, फ्यूचर इवेंट या एनी ऑफ द अबव। वेजर कहते हैं किसे, कॉन्ट्रैक्ट टू बेट मनी ऑन फ्यूचर इवेंट, सट्टा खेलना टाइप का, फ्यूचर में जो होने वाला है उसको लेके। तो समझ में आ रहा है, आंसर इज सी, फ्यूचर इवेंट। कैसे पता चलेगा, सेक्शन 30 बात करता है एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वॉइड होते हैं, पर यहाँ वेजर डिफाइंड नहीं है, तो पर यहाँ पे ना वेजर डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में सेक्शन को पढ़ो और अपने आप समझ में आ जाएगा। अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलिजिड टू बी वन बाय एनी वेजर। फिर हॉर्स रेसिंग को लेके कुछ एक्सेप्शन भी दिया है, तो समझ में आ रहा है कि ये सट्टे की बात हो रही है, कुछ जीतने की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्यूचर इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट आउट एन एग्जाम्पल नॉट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नॉट रिलेटेड पूछा है। ऑप्शन ए, डिलीवरिंग अ वॉच और रेडियो फॉर रिपेयर। ऑप्शन बी, leaving a car or scooter at a parking stand. Option C, leaving luggage in a cloakroom. Option D, a shareholder executes an agreement bond
favoring the company, thereby agreeing to satisfy the company for any loss caused as a consequence of his own act. करेक्ट आंसर इज डी। इसका कोई लेना देना नहीं है बेलमेंट से। बेलमेंट होता क्या है, देखो 148 में बताया है। अ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर किसी पर्पस के लिए, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस। बेसिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स है एक इंसान से दूसरे इंसान के पास किसी पर्पस के लिए, जब वो पर्पस पूरा हो जाए तो वो वापस कर दिया जाएगा या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, जैसे डायरेक्शंस हो उस हिसाब से। अब इन एग्जाम्पल्स को देखो, डिलीवरी ऑफ वॉच और रेडियो फॉर रिपेयर, तो कोई सामान की डिलीवरी की गई किस पर्पज से, रिपेयर करने के पर्पज से, एक बार ये पूरा हो जाएगा तो घड़ी वापस कर दी जाएगी आपको, तो ये बेलमेंट का पार्ट है। ऑप्शन बी, लीविंग अ कार और स्कूटर एट अ पार्किंग स्टैंड, गए पार्किंग में कुछ सामान खड़ा कर दिया, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, ठीक है, सामने वाले की पोजीशन में रहेगी जो पार्किंग की जिम्मेदारी जिसने ली है, और जब वापस आओगे टिकट दोगे रिसीट वापस करोगे तो आपको आपकी गाड़ी वापस भी मिल जाएगी। ऑप्शन सी, लीविंग लगेज इन अ क्लोक रूम, अक्सर स्टेशन में देखा है क्लोक रूम में लोग सामान छोड़ देते हैं, तो आपने गए सामान दिया, एक बदले में पर्ची ली, ठीक है, जब घूम फिर लिए वापस आए सामान उठा लिया, तो आपने एक पर्पस के लिए वो सामान वहां छोड़ा और बाद में जब वो पर्पस पूरा हो गया तो उसे वापस ले लिया, तो ये सब बेलमेंट का पार्ट है। बट पॉइंट नंबर डी जो है हमारा, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई ना कोई ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हुआ, उल्टा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, द रिलेशन बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इज ऑफ ट्रस्ट। ऑप्शन बी, it is only when a person acts as a representative of the other in the creation, modification, or termination of contractual obligations between that order and third person that he is an agent, कि वो एजेंट सिर्फ तभी है जब वो ये सब काम कर रहा है। ऑप्शन सी, the only essence of a contract of agency is the agent's representative capacity, या फिर डी, none of the above। करेक्ट आंसर इज सी। हमसे क्या पूछा था, क्या ट्रू है, सिर्फ सी ट्रू है यहाँ पे। क्यों, देखो एजेंसी में जाओगे तो क्लियरली लिखा है एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स, तो ये बात तो बिल्कुल सही है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। रही बात बी और सी की, तो देखो ट्रस्ट वाला तो कोई खेल ही नहीं है यहाँ पे, तो ए तो गलत है। बी की बात करें तो वो एग्जिस्ट करती है एजेंसी तब भी जब क्रिएशन मॉडिफिकेशन ना हो रहा हो। इन्होंने वर्ड किया है यूज ओनली, इट इज ओनली व्हेन ऑल दिस इज हैपनिंग तब आप एजेंट हो, ऐसा नहीं है। अगर ये सब ना भी हो रहा हो, क्रिएशन मॉडिफिकेशन टर्मिनेशन, तब भी एजेंसी हो सकती है, ठीक है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्टेटमेंट वन, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रैटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट रैटिफाई किया जा सकता है जब वो मेजोरिटी एज में आ जाए। ऑप्शन नंबर टू, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रैटिफाइड जॉइंटली बाय बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर थ्री, माइनर इज नॉट लायबल अंडर माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन है ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, या फिर डी ओनली 3। करेक्ट आंसर इज डी ओनली 3। क्यों, देखो माइनर का अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी बिगिनिंग से ही वॉइड है, उसकी एग्जिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, वो शुरू से ही गलत है, ठीक है। तो अब वॉइड एग्रीमेंट है तो वो रैटिफाई तो हो ही नहीं सकता, मेजर माइनर कोई लेना देना ही नहीं है, वो रैटिफाई होगा ही नहीं, तो इसलिए आंसर डी है। और जो सेक्शन 11 बात करता है सी में, माइनर इज नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्लियरली ये बात हमें पता है, ठीक है, इसलिए आंसर 3 है, ओके। इसलिए स्टेटमेंट 3 सही है, इसलिए आंसर डी इज ओनली 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से क्या करेक्ट है। प्रोपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रोपोजल सॉरी प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। हम ये डिटेल में पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा इसको पूरा नहीं समझाऊंगी। देखो स्टेटमेंट ए का ये है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बना देता है, बी में प्रॉमिस कंसिडरेशन अग्रीमेंट बना देते हैं, और सी में देखो अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। In case of general offer for a valid contract, the acceptor need not have the knowledge of the offer. ठीक है। Option A, the acceptor must have the knowledge of the offer before acceptance by performance. Option B, the acceptor need not have the knowledge. Option C, election petition. D, none of the above. Correct answer is A. बहुत सिंपल सी बात है, एक्सेप्टर को नॉलेज होनी चाहिए ऑफर के बारे में, इससे पहले वो उसे एक्सेप्ट करे। सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में हमें बताया है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल के बारे में, तब वो प्रॉमिस बनता है, जो अभी अभी हमने पीछे देखा। उसके लिए एसेंट देता है सामने वाला अपना, तो आप अपना एसेंट, अपनी परमिशन तभी तो दोगे, एक्सेप्टेंस तभी तो दोगे जब आपको नॉलेज होगी प्रपोजल या ऑफर के बारे में। बहुत फेमस केस है इसका, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त 1913 का। सर्वेंट को अपने मास्टर का मिसिंग बेटा
मिल गया बिना ये जानते हुए कि उसके बदले मास्टर ने कोई रिवॉर्ड भी रखा है। तो कोर्ट ने कहा जब उसको कोई नॉलेज तो थी नहीं ऑफर की, ना उसने एक्सेप्ट किया इसको कि उसके बदले वो लड़के को ढूंढ के लाया है, इसलिए ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, वी आर डन विद पार्ट 1 हियर। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जल्दी आएंगे, उनको मिस मत करना, बिकॉज पार्ट 3 में हम जितने भी केस लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं अब तक कॉन्ट्रैक्ट के वो कवर करेंगे और लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। सेम फॉर पार्ट 2, इस टाइप के जितने और क्वेश्चंस मिड ईयर्स में हैं वो सारे कवर होंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बहुत बड़े नहीं होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट आर्ट बहुत पतला सा है, बेसिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर एक बार थोड़ा सा समझ लोगे। ठीक है, एंड अच्छे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछना, अगर एरर होगी तो एक बार प्रिंट कमेंट चेक कर लेना, वहां पे उसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय।